नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं शिवाकांत शुक्ला स्कॉलर कोचिंग सेंटर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि लॉकडाउन चल रहा है, आप लोग घरों में कैद हैं, आप लोगों की पढ़ाई बाधित है। तो बार बार हमारे पास रिक्वेस्ट आ रहा था कि कक्षा 12 का वीडियो डाला जाए। तमाम बच्चे हमसे फ़ोन पर और कमेंट करके पूछ रहे थे। तो हम अभी तक फिजिक्स जो है फेसबुक पर पढ़ा रहे थे कक्षा 12 का, लेकिन अब आज से आपको यूट्यूब पर भी वीडियो मिलेंगे और शुरू से लेकर अंत तक बिल्कुल फिजिक्स की बारीकियों को सिखाते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। आपको कहीं फिजिक्स में कोई समस्या नहीं आएगी और ऐसा भी नहीं होगा कि फिजिक्स का कोई प्रश्न आपसे परीक्षा में छूट जाए या कोई अगर आपसे प्रश्न कर ले तो आप फिजिक्स के बारे में ना बता पाएं। तो आइए हमारे साथ फिजिक्स की तैयारी करते हैं। तो पहला पार्ट है भाई, 70 नंबर की परीक्षा होनी है, 30 नंबर प्रैक्टिकल होगा, तो हम आपको 70 नंबर की तैयारी करवाएंगे। तो पहला पार्ट है कूलाम का नियम तथा वैद्युत क्षेत्र। जैसा कि बोर्ड पर लिखा हुआ है कूलाम का नियम तथा वैद्युत क्षेत्र। तो पहला स्टेप है वैद्युत आवेश। यानी वैद्युत आवेश क्या है, यानी कि भाई इलेक्ट्रिक चार्ज। वैसे तो हम दैनिक जीवन में अनुभूत करते हैं, जैसे अभी मान लीजिए हम कोई पेन लेते हैं और उसको बालों में रगड़ते हैं तो हम देखते हैं कि पेन जो है कागज के टुकड़ों को आकर्षित कर लेता है अपनी ओर। तो इसका मतलब उस पदार्थ में आवेश है, यानी वो पेन आपका आवेशित हो गया। तो यानी कि वैद्युत आवेश क्या है, जब किसी पदार्थ को किसी अन्य पदार्थ के साथ रगड़ा जाता है तो उसमें वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण आ जाता है और इस गुण को प्राप्त कर लेने पर पदार्थ वैद्युतमय कहलाते हैं। यानी कि जब किसी पदार्थ को किसी अन्य पदार्थ के साथ रगड़ा जाता है तो उसमें वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण आ जाता है और इस गुण को प्राप्त कर लेने पर पदार्थ वैद्युतमय कहलाते हैं। और वह कारण जिससे कि उनमें यह गुण उत्पन्न होता है, यानी वैद्युतमय का गुण उत्पन्न होता है, उसे हम वैद्युत कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, वैद्युत कहते हैं। और किसी पदार्थ के वैद्युतमय हो जाने पर यह कहा जाता है कि पदार्थ ने आवेश ग्रहण कर लिया। यानी कि किसी पदार्थ के वैद्युतमय हो जाने पर यह कहा जाता है कि पदार्थ ने आवेश ग्रहण कर लिया। आवेश का एसआई मात्रक कूलाम होता है। वैद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलाम होता है और इसका विमेय सूत्र AT होता है। अब विमेय सूत्र कैसे निकालेंगे, Q बराबर एक IT फार्मूला होता है। आवेश को Q से प्रदर्शित करते हैं, यह एक अदिश राशि है। वैद्युत आवेश कैसी राशि है, अदिश राशि है और Q बराबर होता है IT। तो I आपकी धारा है और T आपका समय है। तो धारा गुणे समय, आवेश बराबर होता है धारा गुणे समय। तो धारा का विमेय सूत्र ये होता है और समय का विमेय सूत्र T होता है। तो इस प्रकार से आवेश का जो विमेय सूत्र होगा वो AT होगा। वैद्युत आवेश दो प्रकार के होते हैं, ये बात फ्रैंकलिन ने बताया था। वैद्युत आवेश दो प्रकार के होते हैं, ये बात किसने बताई थी, फ्रैंकलिन ने बताई थी। तो एक होता है धनावेश पॉजिटिव चार्ज और एक होता है ऋणावेश यानी नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज किसे कहते हैं, यानी कि जब किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, जब किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं तो उस पर धनावेश आ जाता है। यानी कि धनावेश किसे कहते हैं, जब कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन का परित्याग कर देता है तो उसे हम धनावेश कहते हैं। और जब किसी पदार्थ पर धनावेश आता है तो उस पर इलेक्ट्रॉन पहले की अपेक्षा कम हो जाते हैं, यानी इलेक्ट्रॉनों की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। और जब कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है तो उस पर ऋणावेश आ जाता है और जब ऋणावेश आता है तो उस पर इलेक्ट्रॉन पहले की अपेक्षा अधिक हो जाते हैं। अब ध्यान देंगे, एक आपको हम नोट की बात बता रहे हैं। एक आवेश हुआ प्लस और एक हुआ माइनस, यानी धनावेश और ऋणावेश। तो एक होता है एक ही प्रकार के आवेश को सजातीय आवेश कहते हैं और विपरीत प्रकार के आवेश यानी धन और ऋण को हम विजातीय आवेश कहते हैं। तो सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। एक ही प्रकार के यदि आवेश हैं यानी सजातीय आवेश हैं तो प्रतिकर्षित करेंगे। जैसे धन
धन को प्रतिकर्षित करेगा, ऋण ऋण को प्रतिकर्षित करेगा, और विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। यानी कि जैसे धन और ऋण है तो आकर्षण होगा, धन धन है तो प्रतिकर्षण होगा। अब आगे है आवेश का संरक्षण। तो आवेश का संरक्षण क्या है कि आवेश ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, केवल एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में स्थानांतरित किया जा सकता है। आवेश ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, केवल एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में स्थानांतरित किए जा सकते हैं। अब आपको पढ़ना है मूल आवेश, फंडामेंटल चार्ज। तो मूल आवेश किसे कहते हैं? तो मूल आवेश मतलब होता है वह न्यूनतम आवेश जो किसी भी आवेशित कण पर हो सकता है। वह छोटा से छोटा आवेश जो किसी भी आवेशित कण पर हो सकता है मूल आवेश कहलाता है। वह न्यूनतम आवेश जो किसी भी आवेशित कण पर हो सकता है मूल आवेश कहलाता है। इसे स्मॉल ई से प्रदर्शित करते हैं और इसका मान होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। मूल आवेश को हम स्मॉल ई से प्रदर्शित करते हैं और इसका मान होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो मूल आवेश क्या है कि वह न्यूनतम आवेश या वह छोटा से छोटा आवेश जो किसी भी आवेशित कण पर हो सकता है मूल आवेश कहलाता है। आवेश का क्वांटीकरण, आवेश का क्वांटीकरण अथवा परमाणुकता। तो आवेश का क्वांटीकरण क्या है कि जो किसी पदार्थ पर, किसी परमाणु या किसी पदार्थ पर जो आवेश होते हैं वो मूल आवेश का पूर्ण गुणज होता है। यानी किसी पदार्थ पर जो आवेश, किसी पदार्थ पर आवेश मूल आवेश का पूर्ण गुणज होते हैं, अर्थात आवेशों को अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता है। यानी आवेश या तो होगा 1 ही होगा, 2 ही होगा, 3 ही होगा, लेकिन आवेश 5/2 ही नहीं होगा। 5/2 ही का मान हो जाएगा 2.5। ये पूर्णांक नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है। तो यानी कि आवेश जो होते हैं आवेशों को अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता है। इसे हम आवेश का क्वांटीकरण अथवा परमाणुकता कहते हैं। जैसे यदि किसी पदार्थ में n इलेक्ट्रॉन हो, यदि किसी पदार्थ में n इलेक्ट्रॉन हो तो उस पर कुल आवेश Q बराबर होता है n × E। Q बराबर क्या होता है? n × अब हम लोग पढ़ेंगे कूलाम का नियम। कूलाम का नियम क्या है? तो कूलाम ने बताया था कि जैसे आवेश हैं तो आवेशों के बीच या तो आकर्षण बल लगेगा और या फिर प्रतिकर्षण बल लगेगा, लेकिन इस बल का मान कितना होगा ये निर्धारित किया जाता है कूलाम के नियम के आधार पर। तो कूलाम ने बताया किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच, स्थिर मतलब जो गतिशील नहीं है, किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य कार्य करने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ध्यान से सुनेंगे। किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य कार्य करने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जैसे मान लीजिए एक आपका आवेश Q1 है और दूसरा आवेश क्या है? Q2 है, जो निर्वात अथवा वायु में रखे हुए हैं और इनके बीच की दूरी क्या है? R है। तो इनके मध्य कार्य करने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल जो होगा वो आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होगा और दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। और जब प्रपोर्शनल का चिन्ह हम लोग हटाते हैं, समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो बराबर आता है और एक कांस्टेंट आता है। तो यानी इस कांस्टेंट को हमने क्या मान लिया? K मान लिया। तो इस कांस्टेंट को हमने K मान लिया और F बराबर आ गया K Q1 Q2/R²। और जब पाया गया प्रयोग के आधार पर तो K का मान पाया गया 9 × 10⁻9 Q1 Q2/R²। अब फार्मूलों की सरलता के लिए हम इसको 9 × 10⁻9 को 1/4πε0 Q1 Q2/R² लिखते हैं।
जहां एप्सिलॉन नॉट क्या है, निर्वात अथवा वायु की वैद्युतशीलता है। निर्वात अथवा वायु की क्या है, वैद्युतशीलता है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान कितना हुआ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का जो मान हुआ वो हुआ 9 × 10⁹ और मात्रक हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। अगर यहाँ से एप्सिलॉन नॉट का मान निकालेंगे तो एप्सिलॉन नॉट का मान आ जाएगा 8.85 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। और अगर एप्सिलॉन नॉट का विमीय सूत्र की बात करें, एप्सिलॉन नॉट के विमीय सूत्र की यदि बात करें तो एप्सिलॉन नॉट का जो विमीय सूत्र होगा, अब भाई विमीय सूत्र हम थोड़ा निकालना देख लेते हैं। जैसे आवेश का जो विमीय सूत्र होता है, आवेश कूलम है ना, तो यानी आवेश है तो आवेश का विमीय सूत्र AT होता है, तो पावर 2 कर देंगे। और बल का विमीय सूत्र होता है MLP - 2 और मीटर स्क्वायर है तो हो जाएगा L2। यम है नीचे तो ऊपर जाएगा तो यम पावर हो जाएगा -1, यल पावर हो जाएगा 3 तो ऊपर जाएगा तो यल पावर हो जाएगा -3, टी पावर -2 ऊपर जाएगा +2, टी स्क्वायर ऊपर ही है यानी टी पावर 4 हो गया और ये पावर 2। ये इसका विमीय सूत्र होता है, इसका एप्सिलॉन नॉट का। लेकिन यदि इन दोनों आवेशों के बीच निर्वात अथवा वायु न हो करके कोई परावैद्युत पदार्थ रखा हो, यानी कोई कुचालक पदार्थ रखा हो, कोई कुचालक पदार्थ रखा हो, तो जब कुचालक पदार्थ रखेंगे तो ये F बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। जहां यहाँ K क्या है, क्या K जो है वो माध्यम का परावैद्युतांक है। माध्यम का क्या है, परावैद्युतांक है। परावैद्युतांक यानी कि परावैद्युत पदार्थ क्या है, कुचालक पदार्थ को ही परावैद्युत पदार्थ कहते हैं और उसकी जो सीमा होती है उसी को परावैद्युतांक कहा जाता है। इसे K से प्रदर्शित करते हैं। और धातुओं के लिए इसका मान कितना होता है, अनंत होता है, यानी कि परावैद्युतांक का जो मान होगा वो 1 से क्या होगा, अधिक ही होगा। सभी परावैद्युतों के लिए K का मान 1 से अधिक होता है और धातुओं के लिए K का मान क्या होता है, अनंत होता है। और यदि दो आवेशों के मध्य कोई परावैद्युत पदार्थ रख दिया जाए तो उनके बीच कार्य करने वाला जो बल होता है वो घट जाता है। यदि दो पदार्थों के बीच कोई परावैद्युत पदार्थ रख दिया जाए तो उनके मध्य कार्य करने वाला जो बल होता है वो घट जाता है। अब आगे ध्यान देंगे, अब आगे परावैद्युतांक है क्या, परावैद्युतांक है यानी कि किसी माध्यम की वैद्युतशीलता और निर्वात अथवा वायु के सापेक्ष जो वैद्युतशीलता है उन दोनों के अनुपात को ही उस माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं। यानी कि किसी माध्यम का परावैद्युतांक किसे कहते हैं, उस माध्यम की वैद्युतशीलता तथा निर्वात अथवा वायु की वैद्युतशीलता के अनुपात को उस माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं। इसे K से प्रदर्शित करते हैं, इसका कोई मात्रक नहीं होता है। वैद्युत बल की गुरुत्वाकर्षण बल से तुलना, वैद्युत बल की गुरुत्वाकर्षण बल से तुलना। तो ध्यान देंगे, वैद्युत बल आप लोग देख रहे हैं कि आवेशों के मध्य वैद्युत बल लगता है और द्रव्यमानों के मध्य गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। वैद्युत बल को कूलॉम ने व्याख्या किया था और गुरुत्वाकर्षण बल को न्यूटन ने व्याख्या किया था। तो इसमें दोनों में डिफरेंसेस क्या है, वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल में क्या अंतर है, ये हम लोग पढ़ेंगे। तो वैद्युत बल जो होता है बेटा वो आकर्षण बल भी होता है और प्रतिकर्षण बल भी होता है। यानी वैद्युत बल आकर्षण भी हो सकता है और प्रतिकर्षण भी हो सकता है, जबकि गुरुत्वाकर्षण बल केवल आकर्षण होता है। गुरुत्वाकर्षण बल केवल आकर्षण होता है और वैद्युत बल आकर्षण भी हो सकता है और प्रतिकर्षण भी हो सकता है। इससे साबित होता है कि आवेश दो प्रकार के होते हैं, जबकि गुरुत्वाकर्षण बल में केवल आकर्षण बल ही होता है। इससे साबित होता है कि द्रव्यमान एक ही प्रकार के होते हैं। अब बेटा वैद्युत बल जो होता है वो दोनों के बीच के माध्यम पर निर्भर करता है, यानी दोनों आवेशों के बीच के माध्यम पर निर्भर करता है। लेकिन
गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है वो दोनों द्रव्यमानों के बीच के माध्यम पर निर्भर नहीं करता है। अगला पॉइंट है कि जो वैद्युत बल होते हैं वो गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में बहुत अधिक प्रबल होते हैं। वैद्युत बल जो होते हैं गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में बहुत अधिक होते हैं, बहुत अधिक होते हैं, बहुत प्रबल होते हैं वैद्युत बल। और एक क्वेश्चन टेट में भी ये पूछा गया था कि शायद सुपर टेट में पूछा गया था कि कौन सा बल अल्प होता है, तो ये गुरुत्वाकर्षण बल काफी अल्प होते हैं। उसमें दिया था वैद्युत बल दिया था, चुंबकीय बल दिया था, नाभिकीय बल दिया था और गुरुत्वाकर्षण बल। तो गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव काफी कम होता है क्योंकि चूंकि पृथ्वी पर हम लोग गुरुत्वाकर्षण बल का अनुभव कर रहे हैं क्योंकि पृथ्वी का द्रव्यमान बहुत अधिक है। हमारे और आपके बीच भी गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है लेकिन द्रव्यमान कम होने के कारण हमें आभास नहीं होता, तो गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है काफी कम होता है। तो वैद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में काफी अधिक प्रबल होते हैं। अगर देखा जाए दो प्रोटॉनों के मध्य अगर वैद्युत बल देखा जाए और गुरुत्वाकर्षण बल देखा जाए तो वैद्युत बल जो होता है वो गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में 10 के पावर 36 गुना अधिक होता है। दो प्रोटॉनों के मध्य कार्य करने वाला वैद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में 10 के पावर 36 गुना अधिक होता है। और दो इलेक्ट्रॉनों के मध्य कार्य करने वाला जो वैद्युत बल होता है वो गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में 10 के पावर 43 गुना अधिक होता है। वैद्युत बल जो होता है वो गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में 10 के पावर 43 गुना अधिक होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत क्षेत्र। तो वैद्युत क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वैद्युत क्षेत्र क्या है? किसी आवेश या आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी आवेश या आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। किसी आवेश या आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। ध्यान से समझिएगा, वैद्युत क्षेत्र क्या है? किसी आवेश या आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। अगर आपको डिफिनेशन लिखना हो तो वीडियो रोक करके आप लोग डिफिनेशन नोट कर लीजिए। तो वैद्युत बल रेखाएं क्या हैं? तो यानी किसी वैद्युत क्षेत्र में स्वतंत्र धनावेश के चलने के मार्ग को, किसी वैद्युत क्षेत्र में स्वतंत्र धनावेश के चलने के मार्ग को वैद्युत बल रेखा कहते हैं। किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी स्वतंत्र धनावेश के चलने के मार्ग को वैद्युत बल रेखाएं कहते हैं। या एक परिभाषा और है कि वैद्युत बल रेखा खींचा गया, वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक निष्कोण वक्र है जिस पर एक स्वतंत्र एकांक धनावेश चलता है। दूसरी परिभाषा है वैद्युत बल रेखा वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक निष्कोण वक्र है जिस पर स्वतंत्र एकांक धनावेश चलता है, जिस पर स्वतंत्र एकांक धनावेश चलता है। अब हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत बल रेखाओं के गुण। तो वैद्युत बल रेखाएं क्या हैं? नंबर 1 कि वैद्युत बल रेखाएं धनावेश से निकलकर ऋणावेश पर समाप्त होती हैं। वैद्युत बल रेखाएं निकलेंगी कहाँ से? धनावेश से निकलेंगी और ऋणावेश पर समाप्त होंगी। अगर धनावेश है तो ऐसे वैद्युत बल रेखाएं निकलेंगी। वैद्युत बल रेखाएं धनावेश से दूर रहेंगी और ऋणावेश की ओर रहेंगे ऐसे। तो पहला गुण यही है वैद्युत बल रेखाओं का कि वैद्युत बल रेखाएं धनावेश से निकलकर ऋणावेश पर समाप्त होती हैं। और दूसरा गुण है कि वैद्युत बल रेखा के, जैसे वैद्युत बल रेखा है इसके किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, वैद्युत बल रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर स्थित धनावेश पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करती है। यानी वैद्युत बल रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर स्थित धनावेश पर लगने के बल की दिशा को प्रदर्शित करती है। अगला पॉइंट है कोई दो वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को काट नहीं सकती हैं।
कोई दो वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को काट नहीं सकती हैं, क्योंकि यदि काटेंगी तो कटान बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखाएं, दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकेंगी, जिससे कि उस बिंदु पर स्थित धनावेश पर लगने वाले बल की दो दिशाएं होंगी, जो कि असंभव है। तो कोई दो वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को काट नहीं सकती हैं, क्यों? यदि काटेंगी तो कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकेंगी, जिससे कि उस बिंदु पर स्थित धनावेश पर लगने वाले बल की दो दिशाएं होंगी, जो कि असंभव है। फिर है वैद्युत बल रेखाएं अपनी लंबाई के अनुदिश। वैद्युत बल रेखाएं अपनी लंबाई के अनुदिश एक खिंची हुई लचकदार डोरी की तरह लंबाई में सिकुड़ने का प्रयत्न करती है। जैसे रबड़ नहीं सिकुड़ता है, रबड़ को ऐसे खींच दीजिए तो अपनी लंबाई के अनुदिश सिकुड़ने का प्रयत्न करता है। तो उसी प्रकार से वैद्युत बल रेखाएं अपनी लंबाई के अनुदिश एक खिंची हुई लचकदार डोरी की तरह लंबाई में सिकुड़ने का प्रयत्न करती हैं। यही कारण है कि विपरीत प्रकार के आवेशों में आकर्षण बल होता है। ऐसे जैसे ये लंबाई है तो इस लंबाई में सिकुड़ेंगी, जिसके कारण विपरीत प्रकार के आवेशों में क्या होगा, आकर्षण बल होता है। और अगला पॉइंट है कि वैद्युत बल रेखाएं अपनी लंबाई के लंबवत दिशा से दूर हटने का प्रयत्न करती हैं। लंबाई के लंबवत दिशा से दूर हटने का प्रयत्न करती हैं। यही कारण है कि समान प्रकार के आवेश में प्रतिकर्षण बल होता है। इस वीडियो में हम लोगों ने आज वैद्युत बल रेखाओं के गुण तक पढ़ा। कल हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे। अगर आप लोग चाहते हैं कि इसी तरीके से आगे भी आपको वीडियो मिलता रहे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें अगर वीडियो अच्छा लगे, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि हम आने वाले समय में आपको लाइव क्लास दे सकें और आपसे हम सीधे तौर पर मिल सकें और आपकी समस्याओं को सुलझा सकें। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने वीडियो को देखा, और हम लोग कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।